भारत। एक ऐसा दौर जहां पूरे उपमहाद्वीप में सत्ता की होड़ मची थी। हर कोई सबसे ताकतवर बनना चाहता था, हर कोई अपने साम्राज्य का असीमित विस्तार करना चाहता था। दावेदार कई सारे थे और हर एक के पास अपनी अलग ताकत थी। लेकिन इस पूरी भीड़ में एक बहुत ही दिलचस्प ऐतिहासिक रहस्य छिपा है, जिसे आज के इस विश्लेषण में हम डिकोड करने वाले हैं। वो रहस्य ये है कि इतने सारे दावेदारों में से पूरे उत्तर भारत पर राज करने वाला इकलौता राज्य मगध ही क्यों बना। आखिर 16 महाजनपदों में से सिर्फ मगध में ऐसा क्या खास था जिसने इसे प्राचीन भारत का सबसे ताकतवर साम्राज्य बना दिया। चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। इस चर्चा को बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले समझेंगे कि ये 16 महाजनपद आखिर थे क्या। फिर बात करेंगे मगध की भौगोलिक शक्ति की, उसके प्राकृतिक संसाधनों और हथियारों की, राजगृह की अभेद्य प्राकृतिक सुरक्षा की, और अंत में देखेंगे कि मगध बाकी राज्यों के मुकाबले कहाँ खड़ा था। तो शुरुआत करते हैं इस कहानी के बैकग्राउंड से। मगध के उदय को समझने से पहले उस प्राचीन बिसात को समझना जरूरी है जिस पर सत्ता का ये महाखेल खेला जा रहा था। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 16। ये कोई छोटा मोटा स्थानीय मुकाबला बिल्कुल नहीं था। प्राचीन भारत में सत्ता के लिए कुल 16 प्रमुख दावेदार थे। इनमें कौशल, वत्स और अवंती जैसे कुछ बेहद प्रभावशाली नाम शामिल थे। और बेशक हमारा आज का मुख्य विषय मगध। इस अकेले नंबर से ही समझ में आ जाता है कि उस वक्त कंपटीशन किस स्तर का था। असल में हुआ ये था कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास छोटे छोटे जनपद आपस में मिलकर बड़े और शक्तिशाली राज्य बनने लगे थे। इन्हीं विशाल राजनीतिक संस्थाओं को महाजनपद कहा गया। यहाँ एक बहुत ही काम का तथ्य है जो अक्सर परीक्षाओं में भी पूछा जाता है। ये 16 महाजनपद किस काल में बने? जवाब है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व। इसे हमेशा याद रखना चाहिए। अब आते हैं सबसे दिलचस्प पहलू पर। आधुनिक समय के बिहार में स्थित मगध के पास ऐसा क्या जियोग्राफिक चीट कोड था जो बाकी किसी के पास नहीं था? गंगा, सोन और फल्गु, मगध का पूरा साम्राज्य इन 3 प्रमुख नदियों से घिरा हुआ था। और इसका जो डोमिनो इफेक्ट पड़ा वो किसी जादू से कम नहीं था। इन नदियों की वजह से मगध को खेती के लिए बेहद उपजाऊ जमीन मिली, पानी की कभी कमी नहीं थी, इसलिए सूखे का कोई डर नहीं। और सबसे बड़ी बात, इन नदियों ने व्यापार और सेना की आवाजाही के लिए बिल्कुल मुफ्त और शानदार जल मार्ग दे दिए। इसे एक सीधे से फॉर्मूले में समझते हैं। भूगोल का मतलब है शक्ति, ज्योग्राफी इक्वल्स पावर। मगध की सफलता का सबसे बड़ा राज यही भौगोलिक वरदान था। जब आपके पास खेती के लिए बेहतरीन जमीन और भरपूर पानी होता है तो अनाज का उत्पादन बहुत ज्यादा होता है। इसी सरप्लस अनाज ने मगध को समृद्ध बनाया और एक विशाल सेना खड़ी करने की आर्थिक ताकत दी। सतह के ऊपर की बात तो हो गई, लेकिन असली ताकत जमीन के नीचे भी छिपी थी, खास तौर पर आज के झारखंड वाले इलाके में। ये पूरा एक चेन रिएक्शन था। मगध के पास लौह अयस्क यानी आयरन ओर के विशाल भंडारों तक सीधी पहुंच थी। अब इसका सीधा असर देखिए। बेहतरीन लोहे का मतलब है दूसरों से कई ज्यादा धारदार और आधुनिक हथियार, और बेहतर हथियारों का मतलब है एक ऐसी मजबूत सेना जिसे हराना लगभग नामुमकिन हो। इसी लोहे के फायदे ने मगध को हथियारों की रेस में सबसे आगे कर दिया। इन सबके साथ एक और रणनीतिक मास्टर स्ट्रोक था, और वो थी मगध की शुरुआती राजधानी की लोकेशन। ये अपने आप में बचने और टिके रहने की सबसे शानदार चाल थी। राजगृह सिर्फ एक शहर नहीं था, ये एक अभेद्य प्राकृतिक किला था। ये पूरी तरह से चारों तरफ से ऊंची ऊंची पहाड़ियों से घिरा हुआ था। इसका मतलब ये था कि किसी भी बाहरी दुश्मन के लिए इस राजधानी पर हमला करना या इसे जीतना लगभग नामुमकिन था। जब घर पूरी तरह से सुरक्षित हो तो सेना को केवल बचाव में उलझने की जरूरत नहीं पड़ती। वो अपना पूरा ध्यान बाहर निकलकर हमला करने और साम्राज्य फैलाने पर लगा सकती है। तो इन सारी बातों के बाद जब हम मगध की तुलना बाकी राज्यों से करते हैं तो अंतिम परिणाम क्या निकलता है? ये तुलना पूरी कहानी साफ कर देती है। एक तरफ कौशल था जो लगातार अपने ही आंतरिक संघर्षों में उलझा रहा। दूसरी तरफ अवंती राजनीतिक तौर पर अस्थिर था, और वत्स के पास युद्ध लड़ने के लिए बहुत ही सीमित संसाधन थे। लेकिन मगध के पास इन सभी कमजोरियों का अचूक इलाज था। एक सुरक्षित लोकेशन, नदियों से मिला मजबूत भूगोल और लोहे का असीमित भंडार।
ये प्राकृतिक ताकतों का एक ऐसा परफेक्ट कॉम्बिनेशन था जिसके सामने बाकी सभी महाजनपद एक एक करके हारते चले गए। तो इस पूरे विश्लेषण से ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है कि मगध की लोकेशन और उसका शानदार भूगोल ही प्राचीन भारत के सबसे बड़े साम्राज्य की नींव बना। लेकिन यहाँ एक बहुत ही गहरा सवाल उठता है, क्या भूगोल ही किसी साम्राज्य का इतिहास तय करता है? क्या सिर्फ एक सही जगह पर होने से किसी राज्य की किस्मत और ताकत हमेशा के लिए तय हो सकती है? ये निश्चित रूप से गहराई से सोचने वाला विषय है। और ये चर्चा तो प्राचीन इतिहास की सिर्फ एक शुरुआत है। अगर ये जानना हो कि इसके बाद मगध में क्या हुआ, कैसे हर्यंक वंश की शक्तिशाली शुरुआत हुई और राजा बिंबिसार ने कैसे कमान संभाली, तो कमेंट्स में मगध पार्ट 2 जरूर लिखें। इस ऐतिहासिक सफर में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।